गाजियाबाद के बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश के आरोप में उमेद पहलवान इदरिसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इदरिसी फिलहाल फरार है। यूपी पुलिस उसकी तलाश में है। चीजों को एक नया रंग देते हुए जो असली घटनाक्रम है उसको उससे हट करके, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता आए और धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द डिस्टर्ब हो, इसको लेकर के जो प्रयास किए गए उसी के क्रम में एफआईआर करी गई। उमेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद पर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार का आरोप है। जी न्यूज से बात करते हुए उमेद पहलवान ने स्वीकार किया कि ये मामला अपराध का है, न कि सांप्रदायिक। किसी के कहने से मैंने काम नहीं किया, मैंने इसमें राजनीति नहीं की। ये चचा के बयान है सर, ये चचा के बयान है, मेरे बयान नहीं है। अब्दुल समद पिटाई मामले में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्वरा भास्कर, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी और आसिफ खान का नाम शामिल है। शिकायतकर्ता की दलील है कि इनके ट्वीट से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस शिकायत पर जांच कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर के इंडिया हेड से पूछताछ को लेकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए ट्विटर को बर्बाद करना चाहती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दे कैन नॉट कंट्रोल ट्विटर, दैट्स व्हाई दे वांट टू बुलडोज ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने गृह मंत्री को बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था की जानकारी दी। 7 बजे शाम से शुरू हुई ये बैठक 1 घंटे तक चली। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। जगदीप धनखड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए वो 2 से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुकी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद की हिंसा को बीजेपी का दुष्प्रचार कहा है। There is no incident now after post-poll violence. There is no political violence. It is a BJP gimmick violence. लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट ने चिराग पासवान के चाचा सांसद पशुपति पारस को नया अध्यक्ष चुन लिया। पटना में एलजेपी के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के घर पर पशुपति पारस के चुनाव की प्रक्रिया हुई, जहां बागी नेताओं ने सर्वसम्मति से पशुपति पारस को अध्यक्ष चुना। हम लोग की जो विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ावेंगे। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? चाचा पशुपति पारस को अध्यक्ष चुने जाने पर चिराग पासवान ने कहा है कि सभी सांसद पार्टी से निलंबित हैं और सभी पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं है, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान को मद्देनजर रखते हुए सही निर्णय लिए जाएंगे। पिछले दिनों चिराग पासवान को हटाकर पशुपति पारस को एलजेपी के संसदीय दल का नेता चुना गया था। इसके बाद चिराग को पार्टी से ही निकाल दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा के पास निर्मित 12 सड़कों का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया और बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया कि सीमा पर किसी भी तरह की गड़बड़ी के गंभीर परिणाम होंगे। भारत का जहाँ तक प्रश्न है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर वो कुदरत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी ताकत है। राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व को भारत का दाहिना हाथ बताया और लद्दाख की गलवान घाटी में 1 साल पहले भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अब 2 दिन पहले ही गलवान घाटी की घटना हुई, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया। सीबीएसई के फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों साल के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक रिजल्ट में 10वीं क्लास का वेटेज 30% होगा, 11वीं क्लास का वेटेज भी 30% होगा, जबकि 40% वेटेज 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा। कक्षा 12 के 40% जो हैं वो थ्योरी के वहां पर आ जाएंगे और जो बच्चे ने प्रैक्टिकल दिए हैं वो 100%। अगर किसी बच्चे ने 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और दिया और उसके 30 ही आते हैं तो वो 30 नंबर यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। जो भी छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो अगले कुछ महीने में आयोजित होने वाली परीक्षा दे सकते हैं। नए फॉर्मूले के मुताबिक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फॉर्मूले पर संतुष्टि जताई है। मुझे खुशी है कि इससे बच्चों का फायदा होगा। कॉलेज के एडमिशन तो अब अगर ये जुलाई के एंड तक रिजल्ट दे देते हैं तो कॉलेज के एडमिशन तो फिर उसी मार्कशीट के आधार पर हो ही जाएंगे। दिल्ली में आज से 2 दिनों की कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स ने सीमावर्ती इलाकों में विकास के कामों और सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। भारतीय सेना में बने नए थिएटर कमांड की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कमांडर कॉन्फ्रेंस की ऑपरेशनल रिव्यू मीटिंग में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और उप सेना अध्यक्ष के साथ सभी 6 ऑपरेशनल कमानों के कमांडर हिस्सा ले रहे हैं। चीन सीमा पर निर्माण कार्य और पाकिस्तानी इलाकों से घुसपैठ पर भी कॉन्फ्रेंस में बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। क्रैश कोर्स लॉन्च करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कल 18 जून को 11 बजे सुबह कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 वॉरियर्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर, एडवांस केयर, इमरजेंसी केयर, सैंपल कलेक्शन और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट से जुड़ी विशेष भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रैश कोर्स प्रोग्राम को 276 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन पर जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुहर लग सकती है। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को कोवैक्सीन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, जिसे WHO ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर 23 जून को WHO की मीटिंग होगी। इस बीच भारत बायोटेक ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंपा गया है। कोवैक्सीन भारत की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO की हरी झंडी मिल सकती है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को WHO की मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर है। स्पुतनिक वी बनाने वाली रूस की कंपनी गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो एक बूस्टर डोज विकसित कर रही है जो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव में कारगर साबित होगी। खास बात यह है कि स्पुतनिक की ये बूस्टर डोज वैसे लोग भी लगवा सकेंगे जिन्होंने पहले कोई और वैक्सीन लगवाई है। यानी अगर आप पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा चुके हैं तब भी आप स्पुतनिक की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ये बूस्टर वैक्सीन कॉकटेल के सिद्धांत पर काम करती है। वैक्सीन कॉकटेल का मतलब है कि एक व्यक्ति को अलग अलग वैक्सीन देने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वो जल्द ही स्पुतनिक वी की बूस्टर डोज लाने वाली है, जिसका इस्तेमाल दूसरी वैक्सीन निर्माता कंपनियां कर सकती हैं। कार में विस्फोटक रखने के मामले में NIA ने पूर्व पुलिस अधिकारी और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक NIA की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले NIA ने प्रदीप शर्मा के घर छापेमारी की और गिरफ्तार करने से पहले उनसे पूछताछ भी की। इस गिरफ्तारी पर शिवसेना सीधे सीधे बोलने से बच रही है। इस बारे में देश के राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह सचिव, मुंबई के पुलिस कमिश्नर यही अधिकृत तौर से बात करेंगे। वहीं बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव सरकार पर हमला किया।
मनसुख हिरन की हत्या ये उद्धव ठाकरे की माफिया सेना ने की है। उद्धव ठाकरे की माफिया सेना का ये कांड है। इस केस में एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इस केस में 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.